मानवीय क्षमता असीम अप्रत्याशित। लेखक वेदमूर्ति तपोनिष्ठ पंडित श्रीराम शर्मा आचार्य। जीवन विद्युत का उद्गम स्रोत। अपनी उंगलियों से नापने पर 96 अंगुल के इस मनुष्य शरीर का वैसे तो प्रत्येक अवयव गणितीय आधार पर बना और अनुशासित है, पर जितना रहस्यपूर्ण यंत्र इसका मस्तिष्क है, संसार का कोई भी यंत्र ना तो इतना जटिल रहस्यपूर्ण है और ना समर्थ। यूं साधारणतः देखने में उसके मुख्य कार्य 1 ज्ञानात्मक, 2 क्रियात्मक और 3 संयोजनात्मक हैं। पर जब मस्तिष्क के रहस्यों की सूक्ष्मतम जानकारी प्राप्त करते हैं तो पता चलता है कि इन तीनों क्रियाओं को मस्तिष्क में इतना अधिक विकसित किया जा सकता है कि संसार के किसी भी एक स्थान में बैठे बैठे संपूर्ण ब्रह्मांड के किसी भी स्थान की चींटी से भी छोटी वस्तु का ज्ञान प्राप्त कर सकते हैं। 2 कहीं भी बैठे हुए किसी को कोई संदेश भेज सकते हैं, कोई भार वाली वस्तु को उठाकर ला सकते हैं, किसी को मूर्छित कर सकते हैं, मार भी सकते हैं। 3 संसार में जो कुछ भी है उस पर स्वामित्व एवं वशीकरण भी कर सकते हैं। अष्ट सिद्धियां और नवनिधियां वस्तुतः मस्तिष्क के ही चमत्कार हैं, जिन्हें मानसिक एकाग्रता और ध्यान द्वारा भारतीय योगियों ने प्राप्त किया था। ईसा मसीह अपने शिष्यों के साथ यात्रा पर जा रहे थे। मार्ग में वे थक गए। एक स्थान पर उन्होंने अपने एक शिष्य से कहा, तुम जाओ, सामने जो गांव दिखाई देता है उसके अमुक स्थान पर एक गधा चरता मिलेगा, तुम उसे सवारी के लिए ले आना। शिष्य गया और उसे ले आया। लोग कि ईसा मसीह की इस दिव्य दृष्टि का रहस्य क्या है, पर यह रहस्य व्यक्ति के मस्तिष्क में विद्यमान है, बशर्ते कि हम भी उसे जागृत कर पाएं। जिन शक्तियों और सामर्थ्यों का ज्ञान हमारे भारतीय ऋषियों ने आज से करोड़ों वर्ष पूर्व बिना किसी यंत्र के प्राप्त किया था, आज विज्ञान और शरीर रचना शास्त्र बायोलॉजी द्वारा उसे प्रमाणित किया जाना यह बतलाता है कि हमारी योग साधनाएं, जप और ध्यान की प्रणालियां समय का अपव्यय नहीं वरन विश्व के यथार्थ को जानने की एक व्यवस्थित और वैज्ञानिक प्रणाली है। मस्तिष्क नियंत्रण प्रयोगों द्वारा डॉक्टर जोजे डेलगाडो ने भी यह सिद्ध कर दिया है कि मस्तिष्क के 10 अरब न्यूरॉन्स के विस्तृत अध्ययन और नियंत्रण से न केवल प्राणधारी की भूख प्यास, काम वासना आदि पर नियंत्रण प्राप्त किया जा सकना, वरन किसी के मन की बात जान लेना, अज्ञात रूप से कोई बिना तार के तार की तरह संदेश और प्रेरणाएं भेजकर कोई भी कार्य करा लेना भी संभव है। न्यूरॉन मस्तिष्क से शरीर और शरीर से मस्तिष्क में संदेश ले जाने वाले बहुत सूक्ष्म कोशों, सेल्स को कहते हैं। इनमें से बहुत पतले श्वेत धागे से निकले होते हैं। इन धागों से ही इन कोशों का परस्पर संबंध और मस्तिष्क में जाल सा बिछा हुआ है। यह कोश जहां शरीर के अंगों से संबंध रखते हैं, वहां उन्हें ऊर्ध्वमुखी बना लेने से प्रत्येक कोषाणु सृष्टि के 10 अरब नक्षत्रों के प्रतिनिधि का काम कर सकते हैं। इस प्रकार मस्तिष्क को ग्रह नक्षत्रों का एक जगमगाता हुआ यंत्र कह सकते हैं। डॉक्टर डेलगाडो ने अपने कथन को प्रमाणित करने के लिए कई सार्वजनिक प्रयोग करके भी दिखाए। अली नामक एक बंदर को केला खाने के लिए दिया गया। जब वह केला खा रहा था तब डॉक्टर डेलगाडो ने इलेक्ट्रोएन्सेफेलोग्राफ के द्वारा बंदर के मस्तिष्क को संदेश दिया कि केला खाने की अपेक्षा भूखा रहना चाहिए, तो बंदर ने भूखा रहते हुए भी केला फेंक दिया। इलेक्ट्रोएन्सेफेलोग्राफ एक ऐसा यंत्र है जिसमें विभिन्न क्रियाओं के समय मस्तिष्क में उठने वाली भाव तरंगों को अंकित किया गया है। किसी प्रकार के भाव तरंगों को विद्युत शक्ति द्वारा तीव्र कर देते हैं तो मस्तिष्क के शेष सब भाव दब जाते हैं और वह एक ही भाव तीव्र हो उठने से मस्तिष्क केवल वही काम करने लगता है। डॉक्टर डेलगाडो ने इस बात को एक अत्यंत खतरनाक प्रयोग द्वारा भी सिद्ध करके दिखाया। एक दिन उन्होंने इस प्रयोग की सार्वजनिक घोषणा कर दी। हजारों लोग एकत्रित हुए। सिर पर इलेक्ट्रोड जड़े हुए 2 खूंखार सांड लाए गए। इलेक्ट्रोड एक प्रकार का एरियल है जो रेडियो ट्रांसमीटर द्वारा छोड़ी गई तरंगों को पकड़ लेता है। जब दोनों सांड मैदान में आए तो उस समय की भयंकरता देखते ही बनती थी। लगता था दोनों सांड डेलगाडो का कचूमर निकाल देंगे, पर वे जैसे ही डेलगाडो के पास पहुंचे उन्होंने अपने यंत्र से संदेश भेजा कि युद्ध करने की अपेक्षा शांत रहना अच्छा है। तो बस फुसकारते हुए दोनों सांड ऐसे प्रेम से खड़े हो गए जैसे 2 बकरियां खड़ी हों। उन्होंने कई ऐसे प्रयोग करके रोगियों को भी अच्छा किया।
सामान्य व्यक्ति के मस्तिष्क में 20 वॉट विद्युत शक्ति सदैव संचालित होती रहती है, पर यदि किसी प्रविधि प्रोसेस से प्रत्येक न्यूरॉन को सजग किया जा सके तो 10 अरब न्यूरॉन 10 अरब डायनमो का काम कर सकते हैं। उस गर्मी, उस प्रकाश, उस विद्युत क्षमता का पाठक अनुमान लगाएं कितनी अधिक हो सकती होगी। विज्ञान की यह जानकारियां बहुत ही सीमित हैं। मस्तिष्क संबंधी भारतीय ऋषियों की शोधें इससे कहीं अधिक विकसित और आधुनिक हैं। हमारे यहाँ मस्तिष्क को देवभूमि कहा गया है और बताया है कि मस्तिष्क में जो सहस्र दल कमल है वहाँ इंद्र और सविता विद्यमान हैं। सिर के पीछे के हिस्से में रुद्र और पूषण देवता बताए हैं। इनके कार्यों का विवरण देते हुए शास्त्रकार ने केंद्र और सविता को चेतन शक्ति कहा है एवं रुद्र एवं पूषण को अचेतन। दरअसल बृहत मस्तिष्क सेरेब्रम ही वह स्थान है जहाँ शरीर के सब भागों से हजारों नस नाड़ियां आकर मिली हैं। यही स्थान शरीर पर नियंत्रण रखता है, जबकि पिछला मस्तिष्क स्मृति शक्ति केंद्र है। अचेतन कार्यों के लिए यहीं से एक प्रकार के विद्युत प्रवाह आते रहते हैं। मनोविज्ञान रसायनों के विशेषज्ञ डॉक्टर स्किनर का कथन है कि वह दिन दूर नहीं जब इस 20 करोड़ तंत्रिका कोशिकाओं वाले 3 पाउंड वजन के अद्भुत ब्रह्मांड मानवीय मस्तिष्क के दिए हुए एक से एक अद्भुत रहस्य को बहुत कुछ समझ लिया जाएगा और उस पर रसायनों तथा विद्युत धाराओं के प्रयोग द्वारा आधिपत्य स्थापित किया जा सकेगा। यह सफलता अब तक की समस्त वैज्ञानिक उपलब्धियों से बढ़कर होगी, क्योंकि अन्य सफलताएं तो केवल मनुष्य के लिए सुविधा साधन ही प्रस्तुत करती है, पर मस्तिष्क केंद्र नियंत्रण से तो अपने आप को ही अभिष्ट स्थिति में बदल लेना संभव हो जाएगा। लेकिन इसके बड़े भारी विनाशकारी दुष्परिणाम भी हो सकते हैं। कोई हिटलर, मुसोलिनी या स्टालिन जैसा अधिनायकवादी प्रकृति का व्यक्ति उन साधनों पर आधिपत्य कर बैठा तो वह इसका उपयोग अपना स्वार्थ सिद्ध करने के लिए लोगों को गलत दिशा में बहका भी सकता है। जर्मनी के मस्तिष्क विधा विज्ञानी डॉक्टर एलन जैकवसन और उनके सहयोगी मार्क रोजनबर्ग एक प्रयोग कर रहे हैं कि क्या किसी सुविकसित मस्तिष्क की प्रतिभा को स्वस्थ अविकसित मस्तिष्क में भी विकसित किया जा सकता है। क्या समर्थ मस्तिष्क का लाभ अल्प विकसित मस्तिष्क को भी मिल सकता है। शिक्षण की प्रणाली पुरानी है। शिक्षित व्यक्ति अशिक्षित व्यक्ति को पढ़ा लिखा कर सुयोग्य बनाते हैं और मस्तिष्क की क्षमता विकसित करते हैं। विद्यालयों में यही होता चला आया है। चिकित्सा शास्त्री ब्राह्मी, आंवला, शतावरी, असगंध, सर्पगंधा आदि औषधियों की सहायता से बुद्धि वृद्धि का उपाय करते हैं। मस्तिष्क के रासायनिक तत्वों का सार लेकर इंजेक्शन द्वारा एक जीव से लेकर दूसरे के मस्तिष्क में प्रवेश करने का भी प्रयोग हुआ, पर वह कुछ अधिक ना हो सका। अन्य जाति के जीवों का विकसित मस्तिष्क सत्व अन्य जाति के जीवों का शरीर ग्रहण नहीं करता। कई बार तो उल्टी प्रतिक्रिया होने से उल्टी हानि होती है। फिर क्या उपाय किया जाए? उसी जाति के जीव का मस्तिष्क उसी जाति के दूसरे जीव को पहुंचाएं तो लाभ कुछ नहीं, क्योंकि उनकी संरचना प्रायः एक सी होती है। मस्तिष्क के 3 भाग मुख्य हैं। एक समस्त क्रिया प्रतिक्रियाओं का संचालक, दूसरा मांसपेशियों का नियंत्रक, तीसरा सांस लेने, भोजन पचाने आदि स्वसंचालित प्रक्रिया का विधायक। इन तीनों में वह भाग अधिक महत्वपूर्ण है जो मन और बुद्धि को संभालता है। इसी के विकास को मानसिक विकास माना जाता है। शेष मस्तिष्क की ये क्रियाकलाप तो प्राणियों के शरीरों की स्थिति के अनुरूप अपना काम करते ही रहते हैं। कुछ प्राणियों के मस्तिष्क सुई की नोक जितने छोटे होते हैं, कुछ के बहुत बड़े। व्हेल मछली का मस्तिष्क मनुष्य से भी बड़ा होता है। इतने बड़े शरीर की व्यवस्था बनाए रखने के लिए इतना बड़ा यंत्र भी होना चाहिए, पर उसमें भी बौद्धिक प्रतिभा वाला भाग अविकसित है। प्राणी शास्त्री विंस्टन और मनोविज्ञान शोधकर्ता बेलेस्कोव मानसिक विकास की बहुत कुछ संभावना इस बात पर संभव मानते कि अविकसित मस्तिष्क वालों का सानिध्य विकसित मस्तिष्क वालों के साथ रहे। सर्कस के पशुओं को सिखाने में जहाँ सधाने की पद्धति कम कारगर सिद्ध होती है, वहाँ उनका बौद्धिक और भावनात्मक विकास बहुत कुछ पशु शिक्षक की स्थिति से जुड़ा रहता है। समीपता के कारण उनके सोचने का ढंग
और भावना बहुत कुछ वैसी ही बनने लगती है। राजाओं, सेनापतियों के घोड़े, हाथी उनका इशारा समझते थे और सम्मान करते थे। बिगड़े हुए हाथी को राजा स्वयं जाकर संभाल लेते थे। राणा प्रताप, नेपोलियन, झांसी की रानी के घोड़े मालिकों के इशारे ही नहीं, उनकी इच्छा को भी समझते थे और उनका पालन करते। यह उनके प्रभावशाली व्यक्तित्व का अल्प विकसित बुद्धि वाले घोड़े, हाथी आदि पशुओं पर पड़ा हुआ प्रत्यक्ष प्रभाव ही था। मस्तिष्क में से एक प्रकार की गंध सरी की विशेष चेतन क्षमता निरंतर उड़ती रहती है। समीप रहने वाले लोग उस विशेषता से प्रभावित होते हैं। व्यक्तित्व जितना प्रभावशाली होगा, मस्तिष्क जितना विकसित होगा, उसका संपर्क क्षेत्र को प्रभावित करने वाले चुंबक भी उतना ही प्रभावशाली होगा। यदि तीव्र इच्छा और भावना के साथ इस शक्ति को किसी दूसरे की ओर प्रवाहित किया जाए तो उसका प्रभाव पड़े बिना नहीं रह सकता। मनस्वी लोगों की समीपता से अल्प बुद्धि वालों का मस्तिष्कीय विकास होने लगता है, भले ही वह मंद गति से क्यों ना हो रहा हो। धातु पट्टी बंधवाने के झंझट से बचने के लिए एक दूसरा सरल कोई रासायनिक तरीका निकाला जा रहा है। रेडियो तत्वों से प्रभावित औषधियों को मनुष्य के रक्त में मिला देना। यह कार्य इंजेक्शन लगाकर अथवा मुख के द्वारा खिलाकर उसे खून में घोल दिया जाएगा। अब यह सारा रक्त ही एरियल का काम करेगा और प्रेषित प्रभाव तरंगों को पकड़कर रक्त में समाविष्ट करेगा। यह रक्त मस्तिष्क में पहुंचने पर मनुष्य को उसी प्रकार सोचने के लिए मजबूर कर देगा जैसा कि मिश्रित तरंगें उसे प्रेरणा देंगी। इस अपेक्षाकृत अधिक सरल विधि में वैज्ञानिक साधन किसी भी व्यक्ति को कुछ भी सोचने और कुछ भी करने के लिए पूर्णतया पराधीन बना देंगे। जिस प्रकार अंतरिक्ष यानों का नियंत्रण निर्देशन धरती पर बैठे हुए वैज्ञानिक करते रहते हैं और यान उनके निर्देश अनुसार अपनी गतिविधियों में हेरफेर करता रहता है, ठीक उसी प्रकार यह प्रयत्न भी वैज्ञानिक क्षेत्र में आरंभ हो गया है कि मनुष्य के मन मस्तिष्क को भी वैसी ही सूक्ष्म तरंगों द्वारा नियंत्रित किया जाए जैसे रॉकेटों को किया जाता है। इन नए वैज्ञानिक अन्वेषणों द्वारा मनुष्य को जीवित रोबोट बनाया जाएगा। वह संचालकों की इच्छा अनुसार चेतना युक्त रॉकेट की भूमिका संपादित करेगा। प्रयोग इस स्थिति में चल रहा है कि मनुष्य के सिर से एक विशेष प्रकार की धातु तारों से युक्त पट्टियां बांध दी जाएं और व्यक्ति के मस्तिष्क को एक प्रकार से रेडियो सुनते समय काम आने वाले एरियल की तरह बना दिया जाए। ट्रांसमीटर द्वारा फेंकी हुई शब्द किरणों को जिस प्रकार एरियल पकड़ता है और उसे रेडियो पर सुन लिया जाता है, उसी प्रकार वैज्ञानिक केंद्र द्वारा फेंकी गई तरंगों को मनुष्य के सिर पर बंधी हुई वह धातु पट्टी पकड़ेगी और उसे मस्तिष्क में प्रवेश करा देगी। बस चिंतन पर वही प्रेषित तरंगे आ जाएंगी और उसे जैसा सोचने के लिए निर्देश दिया गया था वैसा ही सोचने के लिए विवश करेंगी। मनुष्य के स्वतंत्र चिंतन क्षमता समाप्त हो जाएगी और वह बौद्धिक पराधीनता से पूरी तरह ग्रस्त होकर वही सोचेगा जो उसे सोचने के लिए बाध्य किया गया है। क्या दूरवर्ती लोग बिना किसी तार, रेडियो आदि के केवल मन चेतना के आधार पर परस्पर संबंध स्थापित कर सकते हैं? उनके बीच विचारों का आदान प्रदान हो सकता है? इस प्रश्न को किंवदंतियों पर आधारित नहीं छोड़ा गया है, वरन मन शास्त्रियों ने इस संदर्भ को शोध का विषय भी बनाया है। कैरोलिना के ड्यूक विश्वविद्यालय द्वारा डॉक्टर राइन के नेतृत्व में इस विषय पर ढूंढ खोज की गई और कैम्ब्रिज विश्वविद्यालय के डॉक्टर वार्टले कैरिंगटन ने इस अन्वेषण को हाथ में लिया। उन्होंने पाया कि यह चेतना एक सीमा तक हर किसी में होती है, पर जो लोग उसे विकसित कर लेते हैं वे अपेक्षाकृत अधिक सफल रहते हैं। किसी को जन्मजात रूप से यह प्राप्त रहती है और कुछ साधनाओं द्वारा विकसित कर सकते हैं। प्रेम और घनिष्ठता की स्थिति में यह आदान प्रदान किन्हीं महत्वपूर्ण अवसरों पर अनायास भी हो सकता है। भारत के अध्यात्मवेत्ता किसी समय इस दिशा में बहुत बड़ी खोज करने और सफलता प्राप्त करने में कृत कार्य हो चुके हैं। बुद्ध की प्रचंड विचारधारा ने अपने समय में लगभग 2.5 लाख व्यक्तियों को अपनी विलासी एवं भौतिक महत्वाकांक्षी गतिविधियां छोड़कर उस कष्टकर प्रयोजन को अपनाने के लिए खुशी खुशी कदम बढ़ाया जो प्रचंड मानसिक विद्युत से सुसंपन्न बुद्ध को अभिष्ट था। भगवान राम ने रीछ वानरों को ऐसे कार्य में जुट जाने के लिए भावावेश में संलग्न कर दिया जिससे किसी लाभ की आशा तो थी नहीं, उल्टे जीवन संकट स्पष्ट था। भगवान कृष्ण ने महाभारत की भूमिका रची
और उसके लिए मनोभूमियां उत्तेजित की। पांडव उस तरह की आवश्यकता अनुभव नहीं कर रहे थे और न अर्जुन को उस संग्राम में रुचि थी, तो भी विशिष्ट प्रयोजन को ध्यान में रखते हुए कृष्ण ने इस तरह की उत्तेजनात्मक परिस्थितियां उत्पन्न कर दी। गोपियों के मन में सरस भाव अभिव्यंजनाएं उत्पन्न करने का सूत्र संचालन कृष्ण ही कर रहे थे। ईसा मसीह, मोहम्मद, जरथुस्त्र आदि धार्मिक क्षेत्र के मनस्वी ही थे जिन्होंने लोगों को अभिष्ट पथ पर चलने के लिए विवश किया। उपदेशक लोग आकर्षक प्रवचन देते रहते हैं, उनकी कला की प्रशंसा करने वाले भी उस उपदेश पर चलने को तैयार नहीं होते। इसमें उनके प्रतिपाद्य विषय का दोष नहीं, उस मनोबल की कमी ही कारण है जिसके बिना सुनने वाले के मस्तिष्क में हलचल उत्पन्न किया जा सकना संभव ना हो सका। नारद जी जैसे मनस्वी ही अपने अल्प परामर्श से लोगों की जीवन धारा बदल सकते हैं। वाल्मीकि, ध्रुव, प्रहलाद, सुकन्या आदि कितने ही आदर्शवादी उन्हीं की प्रेरणा भरी प्रकाश किरण पाकर आगे बढ़े थे। समर्थ गुरु रामदास, रामकृष्ण परमहंस, विवेकानंद, गुरु गोविंद सिंह, कबीर आदि मनस्वी महामानवों ने अपने समय के लोगों को उपयोगी प्रेरणाएं दी और अभिष्ट पद पर चलने के लिए साहस उत्पन्न किया है। गांधी जी की प्रेरणा से स्वतंत्रता संग्राम में अगणित व्यक्ति असाधारण त्याग बलिदान करने के लिए किस उत्साह के साथ आगे आए, यह पिछले ही दिनों की घटना है। शक्तिपात इसी स्तर की प्रक्रिया है जिसमें मानुषी विद्युत से सुसंपन्न व्यक्ति का तेजस दूसरे अल्प तेजस व्यक्तियों में प्रवेश करके उन्हें देखते देखते समर्थ बनाकर रख देता है। दीपक से दीपक जलने का, पारस स्पर्श से लोहा का सोना होने का उदाहरण इसी प्रकार के संदर्भों में दिया जाता है।